ESL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ भाषा कौशल। और भाषा कौशल में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है पठन कौशल। पठन कौशल शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय में देखते हैं आगे कि उच्चारण के या पठन कौशल के कौन कौन से सोपान हो सकते हैं। मित्रों, पठन कौशल के 6 सोपान होते हैं। उसमें से निम्नलिखित तरीके से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, उच्चारण करने से पहले मन में विचार उदय होते हैं और विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा होती है। शब्द अर्थ के परिचायक होते हैं। नंबर 2 है, उच्चारण बोलकर करते हैं और जब तक मन में बोलने की इच्छा बलवती नहीं होगी उच्चारण नहीं किया जा सकता। और नंबर 3, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। नंबर 4, बोलने के प्रयास में हृदय स्थान पर वायु में प्रकंप होता है। वायु फेफड़े से निकलकर गले में तरंगित होकर उच्चारण को जन्म देती है, जिससे ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्वनि मुख के विभिन्न अंगों से टकराकर अपना विभिन्न स्वरूप धारण करती है और यही स्वरूप उच्चारण की ध्वनियाँ हैं। ध्वनि स्वर यंत्र से 3 प्रकार से बाहर निकलती है: स्पर्श के माध्यम से, ऊष्म के माध्यम से और अंतस्थ के माध्यम से। इस प्रकार उच्चारण के विभिन्न सोपान कहे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उच्चारण शिक्षा की आवश्यकता क्यों आती है। तो मित्रों, ध्यान दीजिए कि उच्चारण शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भाषा में उच्चारण करने की विधियों को शिक्षा में स्थान नहीं दिया जाएगा, माने अध्यापन में उसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो विद्यार्थी जीवन पर्यंत अशुद्ध ही उच्चारण करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से हैं। तो उच्चारण दोष के कारणों में सबसे पहला आता है शिक्षक द्वारा स्वयं अशुद्ध उच्चारण करना। मित्रों, शिक्षक बनने से पहले अपने उच्चारण पर स्वयं ही ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षक स्वयं उच्चारण शुद्ध करते रहते हैं तो विद्यार्थी शुद्ध करने का सोच भी नहीं सकते, वे उसी का अनुकरण करते हैं। दूसरा है वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। दूसरा पॉइंट है कि वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। वर्णों का उच्चारण करते समय अध्यापक को चाहिए कि स्वयं उनका ज्ञान भली प्रकार से कर ले, और नहीं तो वो विद्यार्थियों को अशुद्ध वर्णों का उच्चारण कराते रहते हैं। अज्ञानतावश ऐसा होता रहता है, विद्यार्थी भी स्वयं अनभिज्ञ बने रहते हैं और अशुद्ध उच्चारण करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का अर्थ है कि अपने बोलने के समय को कम करके बोलना। जल्दी से किसी बात को कहने की आवश्यकता अनुभव करते रहते हैं लोग और इससे अशुद्ध उच्चारण होता रहता है। जैसे उदाहरण में देना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को पुकारना है मोहन चाचा, तो जल्दी से कह दिया मोहन चा, ये प्रयत्न लाघव है। इस प्रकार से शॉर्टकट इसे हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट में लोग बोलते रहते हैं और प्रयत्न लाघव के कारण अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र की बोलियों का उसके उच्चारण पर प्रभाव बना रहता है, और जब वो हिंदी भाषा बोलता है, किसी दूसरे क्षेत्र का रहने वाला होता है, तो उस प्रभाव के कारण उसका अशुद्ध उच्चारण हिंदी में भी हो जाता है।
इसी तरह का एक अगला पॉइंट है अन्य भाषाओं का प्रयोग। जैसे जैसे व्यक्ति अन्य भाषाओं का प्रयोग सीखता है तो उसके उच्चारण में घोलमोल होता रहता है, अर्थात बहुत से भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति एक भाषा के उच्चारण को दूसरी भाषा में ले जाता है। जैसे पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति स्कूल को सकूल कहते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि उन्हें पंजाबी भाषा का प्रभाव उसमें सम्मिलित बना रहता है। और अगला कारण है शारीरिक कारण। उच्चारण दोष का कारण बहुत बड़ा कारण है और ये जन्मजात कारण होता है शारीरिक कारण, अर्थात उच्चारण यंत्र में या मुख में ही कोई विकृति रहती है उच्चारण करने वाले व्यक्ति के मन अंदर, तो वह शारीरिक विकृति के कारण जीभ को सही से उठा नहीं पाता, या दांतों में विकृति रहती है तो हवा गलत स्थान से निकल जाती है और वो शारीरिक दोष के कारण उच्चारण अशुद्ध बना रहता है। अगला है कारण मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे भय, शंका, संकोच, शीघ्रता, प्रसन्नता, शोक आदि के कारण भी व्यक्ति उच्चारण में अशुद्धता कर देता है। अगला पॉइंट है दोषपूर्ण आदतें। बहुत सी आदतें व्यक्ति की दोषपूर्ण जन्म से ही हो जाती हैं। जैसे रुक रुक के बोलने की आदत किसी की होती है, किसी की जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है और उसमें उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है, उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान होना। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्ति को स्वयं ही मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। छोटी ई की जगह बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं, बड़ी ई की जगह छोटी ई का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी अंतर बना रहता है। जैसे नाम किसी का है निहारिका, बोलते हैं बहुत से लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है निहारिका। इसी प्रकार से छोटे ऊ और बड़े ऊ में भी बहुत सारे अक्षरों का अस्पष्ट उच्चारण देखा गया है। अगला पॉइंट है शुभ भाषा के वातावरण का अभाव। भाषा का भी एक वातावरण होता है, अर्थात जहाँ पर भाषा से संबंधित उच्चारण से संबंधित अच्छा वातावरण नहीं होता तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अनपढ़ लोगों के बीच में रहने पर पढ़े लिखे व्यक्ति के उच्चारण में भी दोष आने लगता है। इसलिए वातावरण का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला विषय आता है उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण। आइए हम उच्चारण दोषों का निराकरण करते हैं कि किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुख में ही दोष होता है, जीभ में विकृति होती है, दांतों में कमी रहती है, दांत दूर दूर होते हैं, टेढ़े होते हैं जिनमें से वायु निकल जाती है, तो उच्चारण दोष बना रहता है। ऐसे कारण में हम क्या करते हैं कि उच्चारण अंग की चिकित्सा कराते हैं जिससे कि उच्चारण सही हो सके। अगला है ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान। ध्वनि यंत्रों का पाठक को सम्यक ज्ञान देना चाहिए, जैसे मुख की बनावट का ज्ञान, और जो ध्वनि यंत्र वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं उन ध्वनि यंत्रों का भी हम अपने छात्रों को सही तरीके से ज्ञान दें और उनके माध्यम से उनका अभ्यास कराएं। जैसे कि किसी कविता को गाने के लिए हम टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं और या शुद्ध उच्चारण के लिए हम रिकॉर्ड करके किसी व्यक्ति की, महापुरुष की, किसी विद्वान व्यक्ति के उच्चारण को हम कक्षा में विद्यार्थियों के सामने रख सकते हैं। इस प्रकार से बालकों का शुद्ध उच्चारण हो सके। अगला पॉइंट है कि शुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों का साथ रखना। हम कोशिश करें
कि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें, ऐसे व्यक्तियों की संगति करें कि जिनका उच्चारण स्वयं में शुद्ध हो। कहते हैं कि संगति ही गुण जाइए, संगति ही गुण पाइए, माने कि अगर उच्चारण शुद्ध करने वाले व्यक्तियों की संगति करेंगे तो हमारा भी उच्चारण शुद्ध होगा। अगला है संवाद प्रतियोगिताएं। अध्यापकों को चाहिए कि अपनी कक्षा में संवाद से संबंधित प्रतियोगिताएं कराएं, अर्थात जो विद्यार्थी अच्छा बोलने में निपुण हों, जिनको कि अच्छे नंबर प्राप्त हों और उन्हें पुरस्कृत किया जाए, तो इससे पूरी कक्षा पर अच्छा वातावरण बनेगा और सभी छात्र अच्छा बोलने का, शुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे। अगला है अनुकरण विधि का प्रयोग। अनुकरण विधि में अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, शुद्ध उच्चारण बोलने का प्रयास करें और बालकों को स्पष्ट रूप से बोल करके सुनाएं, तो वे उसका अनुकरण करेंगे और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। और अगला निदानात्मक, बहुत बार मैंने देखा है कि बड़ों के द्वारा टोकना भी शुद्ध उच्चारण का एक कारण बन जाता है। जब बालक अशुद्ध जब भी उच्चारण करें तो उन्हें उसी समय टोक दिया जाए। बार बार टोकते रहने से उन्हें गलती का एहसास हो जाता है, नहीं तो वे अशुद्ध उच्चारण करने के बाद अपनी गलती को भूल जाते हैं कि कौन सा शब्द मैंने गलत बोला था, कहाँ पर गलत बोला था। इसलिए बोलते समय ही उन्हें टोक दिया जाए और ऐसा करने से बालक अपनी गलती को तुरंत समझ जाते हैं और वे दोबारा से उसे शुद्ध करते हैं और गलती न करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण पठन कौशल की नींव होता है। यहीं मैं अपनी आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य ही कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय हिंद।